सबको मेरा नमस्कार। मैं गीतिका कपिला, प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय परिषद, जिला सिरमौर स्थित नाहन, हिमाचल प्रदेश, आप सबका इस चर्चा में स्वागत करती हूँ। यह सर्वविदित ही है कि कोरोना वायरस लाइलाज सर्वव्यापी महामारी के चलते भौतिक दूरी बनाए रखना अति आवश्यक है और इसीलिए विधिक साक्षरता शिविर जो कि सामान्य तरीके से लगते थे वो इस समय लगाना संभव नहीं है। इसलिए इसके मद्देनजर हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन पर सिरमौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब इस जिले में विधिक साक्षरता के प्रसार हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करने पर बल दे रहा है। इसकी प्रथम कड़ी में आज हम बच्चों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में सिरमौर जिला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री प्रताप सिंह ठाकुर जी हमें किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में ऐसे बच्चे जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। श्रीमान जी, मैं आपका इस चर्चा में स्वागत करती हूँ। श्रीमान जी, मेरा सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 का ऐतिहासिक पहलू क्या है? सबको मेरा नमस्कार। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अधिनियम है इसका इतिहास बहुत लंबा है। समय समय पर देश में विभिन्न अधिनियम लाने का प्रयास किया गया, परंतु मैं आपको विस्तृत रूप में ना बताते हुए सिर्फ इसका संक्षिप्त ही इतिहास बताऊंगा। सर्वप्रथम हमारे देश में आज़ादी से पहले अप्रेंटिसशिप एक्ट लाया गया। उसके बाद प्रांतीय स्तर पर प्रयास हुए और मद्रास में सबसे पहले चिल्ड्रन एक्ट यानी के बच्चों के लिए अधिनियम लाया गया। उसके उपरांत ऐसा ही प्रयास बंगाल और मुंबई में हुआ, यानी कि जब वो बॉम्बे कहलाया जाता था तब वहाँ पे भी 1920 और 22 में चिल्ड्रन एक्ट लाए गए। और राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1960 में एक चिल्ड्रन एक्ट लाया गया। उस चिल्ड्रन एक्ट को, क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट था जो हमारा संविधान है उसके तहत लिस्ट 2 के मुताबिक, तो इसीलिए ये जो चिल्ड्रन एक्ट था इसको सिर्फ जो उस टाइम केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हीं में ही लागू किया गया। उसके उपरांत ये अथक प्रयास किया गया कि बच्चों से संबंधित एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई लेजिस्लेशन लाया जाए, और परंतु सरकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये केंद्र का विषय नहीं था, राज्यों का विषय था, तो इसीलिए सरकार ने फिर उसके उपरांत अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रीटीज थी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए और संविधान के विशेष प्रावधानों का प्रयोग करते हुए और एंट्री नंबर 14 में जो मतलब पार्लियामेंट की जो लिस्ट है, लिस्ट नंबर 1, उसका प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सन 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके लिए पार्लियामेंट में यानी कि संसद में एक बिल पेश किया और
फिर उसी वर्ष जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी कि किशोर न्याय अधिनियम सन 1986 पारित हुआ। परंतु उसके उपरांत इस जो कानून है उसमें और बदलाव लाने के लिए 2000 में दोबारा से एक नया अधिनियम लाया गया जिसका नाम रखा किशोर न्याय बालकों को की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000। और जो 2000 का अधिनियम था उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक भाग जो डील करता था वो था जुवेनाइल्स, ऐसे जिन्होंने कोई अपराध किया हो, जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, तथा दूसरा था चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उसके उपरांत आप सबको ये मालूम ही होगा कि निर्भया का जो केस हुआ उसके उपरांत सारे राष्ट्र में लोगों ने जन आंदोलन किया और उस जन आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने दोबारा से 2015 में एक और विस्तृत अधिनियम जो है वो इस विषय में लागू किया और उसका जो नाम है वो रखा दोबारा से वही किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015। यह नया अधिनियम कब से लागू हुआ? नया अधिनियम 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इस नए अधिनियम में क्या बालक जिन्हें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है के लिए कोई प्रावधान किए गए हैं? ये जो नया अधिनियम 2015 में आया, ये 2000 का जो अधिनियम था उसके तर्ज पर ही इसको भी दो भागों में बांटा गया। जैसे मैंने आपको बताया, जो पहला भाग था वो पहले बोला जाता था जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ से डील करता था, परंतु इस बार इन्होंने उस भाग को चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ में मतलब उसका नामकरण किया। परंतु जो दूसरा भाग है उसका नाम वही रखा, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। बच्चे जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है की श्रेणी में क्या सारे बच्चे आते हैं या कुछ विशेष प्रकार के बच्चे ही आते हैं? जो बच्चे जिन्हें चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इस अधिनियम के तहत बोला जाता है, उस श्रेणी में सारे तो बच्चे नहीं आते, परंतु ये जो अधिनियम की धारा 2 है उसके खंड 14 में ऐसे बच्चों की एक विस्तृत परिभाषा दी गई हुई है और उस परिभाषा के मद्देनजर रखते हुए इसमें वैसे बच्चे आते हैं जो बिना किसी घर या निश्चित स्थान तथा बिना बच्चे जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हों जो उसका संरक्षक है भी या नहीं भी है, परंतु जिसने किसी बच्चे को चोट पहुंचाई है, उसका शोषण किया हो, उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो या उसकी उपेक्षा की हो, या बच्चों की सुरक्षा के लिए बने अन्य किसी लागू कानून का उल्लंघन किया हो, या बच्चे को जान से खत्म करने, चोट पहुंचाने, शोषण करने या दुर्व्यवहार करने की धमकी दी हो तथा ऐसी धमकी को अमल में लाने की पूरी संभावना हो, या किसी दूसरे बच्चे को जान से मारा हो, उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो, अनदेखा किया हो व तथा कथित बच्चे को उस व्यक्ति द्वारा जान से मारने, दुर्व्यवहार करने, शोषण करने
या उपेक्षा करने की पर्याप्त संभावना हो। इसके अलावा इसमें ऐसे भी बच्चे आते हैं जो मानसिक बीमारी से ग्रसित हों या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हों या घातक या लाइलाज बीमारी से ग्रसित हों व उसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई ना हो, या बोर्ड, या यहाँ बोर्ड का मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से है, या कमेटी को लगता है कि उसके माँ बाप या संरक्षक तो हैं परंतु वह उसकी देखभाल करने में अक्षम है। इसके अलावा और ऐसे बच्चे भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन में आते हैं जिसके माँ बाप या संरक्षक तो हैं परंतु कमेटी या बोर्ड को लगता है कि वह बच्चों की देखभाल करने, उसकी सुरक्षा करने तथा उसका भला बुरा सोचने में अक्षम या असमर्थ हैं, या जिसके माँ बाप नहीं हैं तथा उसकी कोई देखभाल करने का इच्छुक नहीं है, या जिसके माँ बाप ने उसका परित्याग कर दिया है या छोड़ दिया, या जो गुमशुदा या भागा हुआ बच्चा है, या जिसके माँ बाप प्रस्तावित यथोचित छानबीन के उपरांत भी ढूंढे नहीं जा सकते हैं, या ऐसा बच्चा जिसका यौन दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के लिए दुरुपयोग, उत्पीड़न या शोषण किया गया हो या किया जा रहा हो या किए जाने की संभावना हो, या जो असुरक्षित लगता है, जिसे स्वापक औषधियों के दुरुपयोग या अवैध व्यापार में संलिप्त करने की संभावना हो, या जिसका अप्रत्याशित लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा हो या किए जाने की संभावना हो, जो किसी शस्त्र युद्ध या नागरिक उत्तेजना या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो, तथा इसमें ऐसे बच्चा भी सम्मिलित होगा जिसके सर पर शादी योग्य आयु ना होने, शादी करने का खतरा मंडरा रहा हो। ऐसा बच्चा जिसकी अभी शादी करने की आयु नहीं है परंतु उसको किसी भी प्रकार से शादी करने के लिए विवश किया जा रहा हो, तो ऐसा भी बच्चा जो है वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में आता है। जी। क्या ऐसे बच्चे जिसे देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है वो किसी सरकारी संस्था के पास भी पेश किया जा सकता है? हाँ, ऐसे बच्चों को जो जिला स्तर पर गठित बाल कल्याण समिति उसके समक्ष जो है पेश किया जा सकता है। जी शुक्रिया। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कृपया हमें यह बताएं कि ये जो कमेटी है क्या प्रतिदिन कार्य करती है या इसके कुछ कार्य दिवस निर्धारित है? ये जो जिला स्तर पर गठित कमेटी है इसको महीने में 21 दिन कार्य करना होता है, तथा अगर ये कमेटी किसी बच्चों के लिए बने हुए संस्थान जैसे शिशु बाल गृह इत्यादि का भ्रमण करती है इस उद्देश्य से कि वहां पे जाके वो उस इंस्टीट्यूशन की इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो ऐसा जो उनकी विजिट है वो भी उनके एक कार्य दिवस के रूप में माना जाता है। जब बाल कल्याण समिति कार्य ना कर रही हो तो बच्चे को कहाँ पेश करना होता है? जब ये समिति
कार्य नहीं कर रही होती है, उस समय अगर कोई ऐसा बच्चा जो मैंने आपको बताया, जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की श्रेणी में आता है, तो ऐसी कमेटी के किसी भी सदस्य के समक्ष उस बच्चे को पेश किया जा सकता है। क्या समिति का कोई एक सदस्य बच्चे के लिए आदेश पारित कर सकता है? हाँ, जो समिति का कोई एक सदस्य जिसके पास बच्चे को पेश किया जाता है, जब समिति कार्य नहीं कर रही होती है, तो वो उस बच्चे के बारे में शिशुगृह या सक्षम व्यक्ति यानी कि फिट पर्सन के पास रखने के आदेश पारित कर सकता है। क्या इस बाल कल्याण समिति के सदस्यों की निर्धारित संख्या है? नए अधिनियम की धारा 27 के तहत इस समिति के 5 सदस्य होने आवश्यक है, जिनमें से एक उस समिति के अध्यक्ष तथा 4 सदस्यगण होते हैं। क्या इस समिति के सदस्यगण पुरुष ही होते हैं? नहीं, ये जो 5 सदस्यगण होते हैं इस समिति के, उनमें से किसी एक का महिला होना अनिवार्य है, तथा इसके अलावा एक ऐसे व्यक्ति को भी इसका सदस्य होना जरूरी है जिनको या जो बच्चों से संबंधित मामलों का एक विशेषज्ञ हो। क्या बाल कल्याण समिति के सदस्यगण की कोई विशेष योग्यता होनी चाहिए या कोई भी व्यक्ति इस समिति का सदस्य बन सकता है? इस समिति का सदस्य कोई व्यक्ति तभी बन सकता है अगर वह विशेष योग्यता रखता हो। नए अधिनियम की धारा 27 के तहत ऐसा कोई व्यक्ति जो कम से कम 7 वर्षों तक बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण कार्यों में सक्रिय रूप से लगा हो, भाग ले रहा हो, या फिर बाल मनोविज्ञान या मनोरोग या कानून या सामाजिक कार्यों में सामाजिक विज्ञान या मानव संसाधन में डिग्री सहित एक कार्यरत पेशेवर यानी कि एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। क्या सरकार इस समिति के सदस्यों की योग्यता कुछ और भी निर्धारित कर सकती है? हाँ, सरकार नियम बनाकर ऐसे सदस्यों की कोई और योग्यता भी निर्धारित कर सकती है। क्या बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कोई निर्धारित कार्यकाल है? किसी भी समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए नहीं होता। क्या समिति के किसी सदस्य का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी खत्म किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कौन व्यक्ति इस बारे सक्षम है? इस विषय में राज्य सरकार सक्षम है और राज्य सरकार किसी भी सदस्य के कार्यकाल को कभी भी जांच के उपरांत समाप्त कर सकती है अगर सरकार को यह लगता है कि उस व्यक्ति को अधिनियम में उसमें निहित शक्ति का दुरुपयोग करने का दोषी पाया जाता है। यानी कि अधिनियम से मेरा अभिप्राय है ये जो हमारा 2015 का जो अधिनियम है उससे, और यदि उस व्यक्ति को नैतिक चरित्रहीनता से संबंधित अपराध का दोषी पाया गया है तथा यह दोष सिद्धि पलटी ना गई, यानी कि अगर उसको किसी भी मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया हो तो वो जो कन्विक्शन है उसे रिवर्स नहीं किया गया या उसे ऐसे जुर्म के लिए पूर्णतया माफ ना कर दिया गया जैसे कि उसे प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत
किसी भी प्रकार का बेनिफिट ना दिया गया। कारण वह 3 महीनों तक लगातार कमेटी की कार्यवाही में शामिल ना हुआ हो या फिर पूरे वर्ष में 3/4 बैठकों में उसने हिस्सा ना लिया हो, तब भी उसकी सदस्यता जो है वो सरकार समाप्त कर सकती है। अगर समिति के सदस्य गणों के बीच में विचारों का मतभेद हो तो फैसला कैसे लिया जाता है? अगर समिति के सदस्य गणों के बीच में विचारों का, किसी भी फैसले को लेते हुए विचारों का अगर कोई मतभेद हो तो ये जो फैसले हैं वो बहुमत के आधार पर समिति ले सकती है। अगर बहुमत वाली स्थिति ना हो तब जो समिति का अध्यक्ष होता है उसका जो निर्णय है वो फाइनल माना जाता है। क्या मामले के निपटारे के समय समिति के सदस्यों की विशेष संख्या का होना अनिवार्य है? हाँ, जब मामले का निपटारा मतलब जब फाइनल स्टेज में कोई भी फैसला लिया जाता है तो उस स्थिति में कम से कम कमेटी के 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। जी कृपया हमें बताएं कि कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती होगी जब समिति के कुछ सदस्य उपस्थित ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाता है? अगर कोई सदस्य समिति का अगर अनुपस्थित हो तो भी कार्यवाही के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता और समिति जो है वो अपना कार्य कर सकती है और उचित आदेश पारित कर सकती है। बाल कल्याण समिति कौन से मामलों का निपटारा करती है? ये जो नया अधिनियम मैंने आपको बताया, इसकी धारा 29 के तहत बाल कल्याण समिति उन बच्चों जिनको देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है, जैसे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास, पुनर्वास संबंधी मामलों तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं व संरक्षण प्रदान करने हेतु मामलों का निपटारा करने में प्राधिकृत है और सक्षम है। क्या एक जिले में एक ही समिति गठित की जा सकती है? नए अधिनियम की धारा 27 के तहत राज्य सरकार राजपत्र में यानी कि गजट में एक अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले के लिए एक या एक से अधिक समितियों का गठन कर सकती है। क्या हमारे हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी समितियों का गठन किया गया है? हमारे जो हिमाचल है उसमें जो 2000 का अधिनियम था उसी के तहत ही पूरे के पूरे 12 जिलों में जिला स्तर पर ऐसी समितियां गठित हो चुकी हैं। क्या समिति के सदस्य गणों को प्रशिक्षण का कोई प्रावधान है? नए अधिनियम की धारा 27 के तहत राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि समिति के सारे सदस्य गणों को प्रवेश प्रशिक्षण यानी कि जब वो मेंबर बनते हैं उसी टाइम पे उनको प्रशिक्षण दिया जाए तथा संवेदनशीलता का पाठ उनकी नियुक्ति की अधिसूचना के 2 माह के भीतर दिया जाना जरूरी है, यानी कि सेंसिटाइजेशन अबाउट द जॉब। कृपया प्रकाश डालें कि ऐसे बच्चे जिसे देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है समिति के समक्ष कौन पेश कर सकता है? हाँ, ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और शायद ये सबके दिमाग में भी ऐसा प्रश्न उठता होगा कि ये जो बच्चे हैं जिन्हें देखरेख की आवश्यकता है, जिन्हें हम चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कहलाते हैं, इनको समिति के समक्ष कौन कौन व्यक्ति पेश कर सकता है? तो बच्चों को कोई भी पुलिस अधिकारी वो पेश कर सकता है। विशेष किशोर पुलिस दस्ता यानी कि जो जुवेनाइल के लिए एक स्पेशल पुलिस यूनिट जो गठित की होती है
वो पुलिस यूनिट का कोई भी सदस्य भी उन्हें पेश कर सकता है। और नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या श्रम कानूनों के तहत जो नियुक्त किया गया निरीक्षक होता है वो भी पेश होता है, यानी कि जिसको हम लेबर इंस्पेक्टर आम भाषा में बोलते हैं, वो भी पेश कर सकता है। और इनके अलावा कोई सरकारी कर्मचारी, चाइल्ड लाइन सेवक या कोई स्वयं सेवी या गैर सरकारी संस्था या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कोई अभिकरण यानी कि एजेंसी, वो भी बच्चों को पेश कर सकते हैं। इसके अलावा बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोक हितैषी नागरिक। इवन बच्चा भी स्वयं अपने आप समिति के पक्ष अपीयर हो सकता है और ये गुहार लगा सकता है कि उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित समिति करे। फिर इसके अलावा किसी उपचार्य गृह यानी कि किसी भी नर्सिंग होम में या चिकित्सा केंद्र या फिर प्रसवशाला के चिकित्सक यानी कि मेडिकल ऑफिसर, उपचारिका, नर्स या वहाँ का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन, वो भी बच्चे को समिति के समक्ष पेश कर सकते हैं। क्या ऐसे बच्चे को समिति के पास किसी समय सीमा के अंदर पेश करना होता है? ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरा जवाब है कि डेफिनेटली बच्चे को एक समय सीमा के अंदर ही समिति के पास पेश करना होता है, वो है 24 घंटे के अंदर। और परंतु इस 24 घंटे के समय में वो समय जो समिति के पास आने के लिए, यानी कि चाहे बस में आ रहे हैं आप, चाहे किसी और ट्रांसपोर्ट साधन से आ रहे हैं, वो समय जो है उसमें इंक्लूड नहीं होता है, उसमें सम्मिलित नहीं होता। जिला बाल कल्याण समिति ऐसे बच्चों के बारे में क्या आदेश पारित कर सकती है? ये जो नया अधिनियम है, इसकी धारा 37 के तहत ऐसी समिति को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो ऐसे बच्चों के बारे में आदेश पारित करें। परंतु ये जो आदेश पारित करेंगे वो ये कब कर सकते हैं? जब समिति ने कोई इंक्वायरी कर ली है उसके उपरांत, और साथ में जो प्रोबेशन ऑफिसर की सोशल इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होती है, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, उसको मद्देनजर रखते हुए बच्चे के बारे में वो काफी सारे आदेश पारित कर सकते हैं। जिन आदेशों में से वो ये भी घोषणा कर सकती है कि बच्चे को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है। साथ में बच्चे की, उसकी माँ बाप या संरक्षक या परिवार को बाल कल्याण अधिकारी या नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता की पर्यवेक्षा या उसके बगैर वापसी की जा सकती है। फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उपरांत कि बच्चे के परिवार को ढूंढा नहीं जा सकता, या अगर ढूंढा भी जा सकता है तो बच्चे की उस परिवार में वापसी उसके सर्वोत्तम भले में नहीं है। बच्चे की शिशु गृह या उपयुक्त सुविधा या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में दत्तक ग्रहण के लिए लंबी अवधि या अस्थायी अवधि के हेतु ऐसे संस्थान में रखने के भी आदेश पारित कर सकती है, परंतु उस जो संस्थान है उसकी क्षमता को मद्देनजर रखना होगा। इसके उपरांत बच्चे को लंबी अवधि के लिए या अस्थायी देखभाल हेतु उपयुक्त व्यक्ति के पास रखने के आदेश कर सकती है।
यानी कि फिट पर्सन के पास रखने के आदेश कर सकती है। और धारा 44 के तहत पोष्य देखभाल के आदेश तथा धारा 45 के तहत प्रायोजन आदेश और इसके अलावा बच्चे की देखभाल, संरक्षण तथा पुनर्वास हेतु ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं या सुविधा को आदेश करना जिनकी देखभाल में बच्चा रखा गया है तथा इसमें ऐसे निर्देश भी शामिल होंगे जिनमें त्वरित आश्रम यानी के पनाह तथा चिकित्सा अवधान, मनश्चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक सहायता जिसमें जरूरत के आधार पर सलाह, व्यावसायिक चिकित्सा या व्यावहारिक परिवर्तन चिकित्सा, दक्षता प्रशिक्षण, विधिक सहायता, शैक्षणिक सेवाएं तथा आवश्यकता अनुसार अन्य विकासात्मक कार्यकलाप तथा इस द्वारा अनुवर्तन तथा जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार द्वारा अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय भी ऐसी समिति को गठन करना होता है। उसके अलावा यह भी घोषणा कर सकती है कि धारा 38 के तहत कि बच्चा कानूनी तौर पर दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र है। क्या इन आदेशों के अलावा समिति कोई और आदेश भी पारित कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। समिति पोष्य देखभाल के लिए उपयुक्त व्यक्ति की भी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा समिति धारा 46 के तहत अनुरक्षण सहायता प्रदान करने के लिए आदेश भी कर सकती है। दत्तक ग्रहण क्या है? ये जो हमारा 2015 का जो नया अधिनियम है, इसकी धारा 2 उप धारा 2 के तहत दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत दत्तक बच्चा उसके जैविक माँ बाप यानी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो हैं से स्थायी रूप से अलग हो जाता है तथा सब अधिकारों, विशेषाधिकारों तथा जिम्मेदारियों के साथ जो इस रिश्ते से संबंध हो वह दत्तक ग्रही माँ बाप का वैध बच्चा माना जाता है या कहलाया जाता है। पोष्य देखभाल क्या है? नए अधिनियम की धारा 2 उपधारा 29 के तहत पोष्य देखभाल का अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत समिति द्वारा बच्चे को अपने जैविक माँ बाप के अलावा एक परिवार के घरेलू वातावरण में एक वैकल्पिक देखभाल के लिए रखने को कहा जाता है, जिसे परिवार को इस कार्य हेतु जिस परिवार को चयनित किया जाता है जो कार्य के लिए योग्य तथा अनुमोदित हो। समूह पोष्य देखभाल क्या होती है? नए अधिनियम की धारा 2 उपधारा 32 के तहत समूह पोष्य देखभाल का अभिप्राय ऐसे बच्चों को जो माँ बाप की देखभाल से वंचित हैं से तथा जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है, परिवार की तरह सुविधा प्रदान करना है, जिसका उद्देश्य उन्हें परिवार की तरह तथा समाज पर आधारित समाधान के माध्यम से निजी देखभाल प्रदान करना तथा उनमें समाज से संबद्ध होने तथा अपना एक अस्तित्व होने की भावना पैदा करना है। आपने बताया कि धारा 45 प्रायोजन आदेश पारित करती है। इसमें प्रायोजन का क्या मतलब है? नए अधिनियम के तहत प्रायोजन का अभिप्राय परिवारों को बच्चों की स्वस्थ, शैक्षणिक तथा विकासात्मक जरूरतों के लिए वित्तीय या अन्य प्रतिपूरक सहायता का प्रावधान करना है। क्या नए अधिनियम में दत्तक ग्रहण, पोष्य देखभाल, समूह पोष्य देखभाल तथा प्रायोजन के लिए कोई प्रावधान है? हाँ,
इस नए अधिनियम में इन सब बातों के लिए विस्तृत प्रावधान है। श्रीमान और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना उचित समझता हूं कि कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों से संबंधित जो कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज हैं या किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट्स जो हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ हुए हैं, उनका सबका जो असली मकसद है वो जो बच्चा है उसके हित को सर्वोपरि रखा गया है। और ये जो अधिनियम है ये इसीलिए इसमें दोनों जो भाग हैं इसके, उन दोनों में ही बच्चों का जो हित है उसको सर्वोपरि रखा गया है। श्रीमान जी, आपने इस चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।